SN2 अभिक्रियाओं के बाद हम बात करेंगे SN1 रिएक्शंस की। जैसे कि 2 द्विअणु को प्रदर्शित करता था, इसी तरह से यहां पर 1 एक आणविक, N नाभिक रागी को और S प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रदर्शन करेगा। SN2 अभिक्रियाओं के बारे में जब आपको जानकारी दी गई थी तो ये बताया गया था कि वो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, किंतु SN1 रिएक्शंस प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इनकी ये विशेषता होती है कि इन अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है CH3 का होल थ्राइस CBr का। अगर इस स्ट्रक्चर को खोल करके या संरचना सूत्र के रूप में आप लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। IUPAC नेम की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला नाम होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम को चुनना। तो 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला हमें प्राप्त हुई, दूसरे पर मैथिल, दूसरे पर ही क्या है, ब्रोमीन है। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और आपको नोट्स में दिया गया है, यानी ये भी एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड पर जब हम एक न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी की अभिक्रिया कराते हैं तो यह हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और स्वतः उसके स्थान पर जुड़ जाता है और हमें यौगिक प्राप्त होता है 2 मैथिल प्रोपेन 2-ऑल। जैसा कि आपको बताया गया था कि SN2 रिएक्शंस हमेशा एक चरण में संपन्न होती है, किंतु यहां अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया SN1 रिएक्शंस के लिए एक्सप्लेन करने लगे तो हम ये बताएंगे कि ये अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। सर्वप्रथम क्या होता है कि जो ये 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के माध्यम से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहले चरण में जो कि एक धीमा चरण है और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर आपको याद हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में धीमा चरण ही वेग निर्धारक पद के रूप में कार्य करता है, तो इसके टूटने से 2 भाग हमें प्राप्त होते हैं। एक यहां पर प्लस का चार्ज इस कार्बन पर उपस्थित हो जाता है और एक अवशिष्ट समूह के रूप में ब्रोमीन बाहर निकल जाती है। यानी ये जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ, आयन जो हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं, ये एक अधिक स्थायी आयन होता है। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि प्रथम चरण ही क्योंकि धीमी गति से संपन्न होता है, इसीलिए ये वेग निर्धारक पद कहलाता है। और चूंकि यहां पर केवल एक अभिक्रियक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहा। दूसरे चरण में जो ये कार्बोकैटायन है जिस पर कि धनावेश उपस्थित होता है, ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है। ये तीव्रता के साथ संपन्न होती है और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स यानी नाभिक रागी था वो इसके साथ जुड़ करके 2 मैथिल प्रोपेन 2-ऑल का निर्माण कर देता है। तो यहां अगर इन दोनों के बीच में अंतर, अगर SN1 और SN2 के बीच में ध्यान दें तो SN2 रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, उनका जो वेग था वो दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता था तथा उसमें न्यूक्लियोफाइल्स एक ओर से जुड़ता चला जाता था, दूसरी ओर से जो आपका हैलोजन परमाणु है वो धीरे धीरे हटता चला जाता था। लेकिन SN1 रिएक्शंस जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। पहला चरण धीमा होता है और ये वेग निर्धारक पद कहलाता है। तो संपूर्ण अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एल्किल हैलाइडों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये दोनों के बीच का अंतर भी हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे SN2 अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम हमने पिछले
वीडियो में दिया था। तो SN2 का ठीक अपोजिट SN1 अभिक्रियाओं के लिए है। यहां तृतीयक हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइडों की अपेक्षा शीघ्रता से देते हैं। आप जानते हैं इन्हीं तृतीयक हैलाइडों को 3 डिग्री, द्वितीयक हैलाइडों को 2 डिग्री और प्राथमिक हैलाइडों को 1 डिग्री अल्किल हैलाइडों के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक हैलाइडों का SN1 अभिक्रिया शीघ्रता से देने का प्रमुख कारण क्या है कि ये जो तृतीयक हैलाइड हैं ये आयनन के फलस्वरूप, इनके आयनन के फलस्वरूप जो प्रथम चरण में कार्बोकैटायन प्राप्त होते हैं उनका स्थायित्व प्राथमिक और द्वितीयक हैलाइडों से प्राप्त कार्बोकैटायनों की अपेक्षा अधिक होता है, बल्कि मैं ये कहूं कि इन तीनों में सर्वाधिक होता है। इसी कारण से तृतीयक हैलाइड प्राथमिक हैलाइडों की अपेक्षा SN1 रिएक्शन शीघ्रता के साथ उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।